नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म अध्याय के बारे में समझेंगे और कुछ इसमें टॉपिक हैं जो आपको समझना है। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक मैक्सिमम आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। तो हम टॉपिक लिख रहे हैं। टॉपिक आपका जो है, सबसे पहला टॉपिक में 3 है। पहला टॉपिक ये है कि व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दूसरा जो आपको पढ़ना है टॉपिक, वो रेखाओं के प्रकार पढ़ना है। इसमें रेखाओं के प्रकार में सबसे जो होता है, पहला क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, और दूसरा जो है समांतर तथा तीसरी जो होती है संपाती। 3 रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना है। अब तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है हल। इन दोनों जो समीकरण होंगे उनके हल विधि, मतलब हल करने की क्या विधि। तो हल करने की आपको के पास 2 विधियां हैं। सबसे पहली विधि जो है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि जो है आपका विलोपन विधि है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आइए हम समझते हैं। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है व्यापक रूप। तो व्यापक रूप मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस प्रकार जो भी समीकरण लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। इसमें देखिए x और y दो चर राशियां हैं और a b c क्या है, अचर राशियां हैं। मतलब ये c अचर पद हो जाएगा और ये चर पद हो जाएंगे, यानी x चर होगा, a अचर होगा। इसमें a b x और y के गुणांक होंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 समीकरण है, तो 2 समीकरण के लिए लिखने के लिए क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, 2 रैखिक समीकरण आपके सामने लिखे गए हैं। अब इन्हीं रैखिक समीकरण के गुणांकों के संबंध के बारे में देखेंगे कि इन्हीं संबंध से पता चलेगा कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, संपाती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि इस रैखिक समीकरण को हल करने की। तो पहला आपका टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक रेखाओं की किस प्रकार से होगी रेखा। ठीक है, तो रेखाओं के प्रकार में सबसे पहला जो है प्रतिच्छेदी रेखा। तो सबसे आपका जो पहला है प्रतिच्छेदी रेखा में आपका 2 रेखाएं होंगी। एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा इस तरह से, मतलब आपस में क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, मतलब काटते हुए जा रहे हैं। एक ही बिंदु पर काटेगी। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक जगह पे काट रही है, तो आप कह सकते हैं इसको एक हल होगा। ठीक है, एक हल, इसमें क्या होगा, एक हल होता है, एक हल, और इसी को अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय हल और संगत हल भी बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए पहली रेखा जो है, मान लीजिए यहाँ पर पहली रेखा क्या है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है। दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो उसमें कंडीशन ये होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये आपस में दोनों अनुपात क्या होगा, बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन है। दूसरी, आप इसे कंपेयर करते हैं उनके गुणांकों को। तो यहाँ पे जो दूसरी रेखा है, इसको मान लीजिए समांतर रेखा। समांतर रेखा में 2 लाइन, एक लाइन इधर, एक लाइन ऐसे, इनके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। इसमें एक दूसरे को कहीं भी एक प्रतिच्छेद या काट नहीं रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। और समांतर में क्या होता है कि अब जब दोनों रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा, इसी को बोल सकते हैं असंगत, असंगत, असंगत हल या असंगत बोल सकते हैं ना, असंगत हल। तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, मान लीजिए पहली रेखा जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। इसके लिए क्या है, इनके x और y के गुणांकों में क्या संबंध होना चाहिए, वो होना चाहिए कि a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, तीसरा जो आपको पढ़ना है, तीसरा रेखा वो जो होगा वो क्या होगी, समपाती रेखा, समपाती। अब समपाती रेखा क्या होती है, समपाती रेखा का मतलब ये होता है कि जब दो रेखाएं एक के ऊपर एक रेखा होती है, जैसे मान लो एक लाइन ऐसे गई, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन जा रही है, ठीक है, तो यानी दो रेखाएं जब एक के ऊपर एक लाइन हो जाती है तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। इसमें क्या होगा, इसको बोलेंगे समपाती, समपाती होगा। और इसके जब हल निकलता है तो संगत हल बोलेंगे, संगत हल। लेकिन इसमें देखिए ये एक रेखा के ऊपर एक रेखा है, इसका मतलब ये है कि वो पहली वाली लाइन को हर एक बिंदु पर क्या हो रही है, काटते हुए जा रही है, प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें अनंत हल होगी, हल होगा अनंत हल, अनंत हल होगा या अपरिमित हल होगा बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अब इसके लिए जो कंडीशन होगा, इसके लिए अब ये दो रेखाएं हैं, इनके जो गुणांकों में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, वो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। ये आपके तीन रेखाएं हैं, तीन प्रकार की रेखाएं हैं, जो क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरी समांतर रेखा, तीसरी संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को एक जगह पर काटेगी, उसके लिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का जो अनुपात होगा बराबर नहीं होना चाहिए। समांतर रेखा में क्या होगा, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का अनुपात बराबर होगा, लेकिन c1 बाई c2 यानी अक्षर पद का जो अनुपात होगा बराबर नहीं होगा। संपाती रेखा का मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर लाइन जा रही है, तो उसको संपाती बोलेंगे। संगत हल होगा, अनंत हल होगा, मतलब हर एक बिंदु पर काटते हुए जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो उसके अनेक हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। x और y के जो गुणांक हैं दोनों रेखाओं के, वो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 वो क्या होने चाहिए, सभी बराबर होना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं तीसरा जो आपका टॉपिक है वो क्या है, हल। हल में हल कैसे करते हैं, दो समीकरण को आपको हल करना होगा। सबसे उसमें पहला जो विधि है, पहला मेथड है आपका, पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। इसमें आपको दो विधि पढ़ना है। एक और विधि होती है वज्र गुणनफल विधि, लेकिन वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपके पास प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले आप समझते हैं, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे दो समीकरण आप ले लेते हैं। पहला समीकरण है कि x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा हम समीकरण लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, यहाँ से x या y का मान निकाल कर इसमें रखना है, या तो इस वाले समीकरण 2 से x या y का मान निकाल के समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखो। तो हम यहाँ समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान अगर आप निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा, ये उधर चला जाएगा तो 2 प्लस वाई आ जाएगा। अब 2 प्लस वाई जो है आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें से निकाले हैं तो इसमें रखेंगे, अगर 1 से निकालते तो 2 में रखते, 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। अब जब आप रखेंगे तो x का मान इसमें आप जब रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह क्या होगा, 2y 2 प्लस वाई प्लस यहाँ पर क्या है 2y, ठीक है, बराबर 3। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हल करेंगे, 2 प्लस 2y और y मिलकर 3y हो जाएगा बराबर 3। तो यहाँ से जो 3y का मान आएगा, 3 ये उधर 75 हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो 3y बराबर 1। तो y बराबर 1/3 आपका एक y का मान आ गया। अब y का मान इसमें जो आप x का मान निकाले रहेंगे इसमें रख सकते हैं, चाहे आप इसमें रख देंगे, बात वही है। तो ये वैल्यू उसमें रखेंगे, ठीक है। अब जब y का मान x बराबर 2 प्लस वाई में रखेंगे तो y बराबर यहाँ रखिए, x बराबर 2 प्लस 1/3, तो x बराबर 3 दूनी 6 7, 7/3, ये आपका जो है x का मान आ जाएगा। अब x और y का मान आ गया। अब हम देखते हैं कि दूसरी विधि जो आपका है, दूसरा जो विधि है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं,
जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल अगर आप लेंगे तो जैसे कोई एग्जांपल मानते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5। 2x प्लस 3y बराबर 5 एक समीकरण मान लिया हमने। दूसरा समीकरण हमने मान लिया कि 3x प्लस 2y बराबर भी मान लिया, मान लीजिए 5, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी भी समीकरण में, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में x और y का जो गुणांक है सेम करते हैं। या तो आप x का गुणांक सेम कर दो, x का गुणांक सेम करने का मतलब यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, या तो मतलब जो x का गुणांक है इन दोनों समीकरण में, ये दोनों बराबर होने चाहिए। या तो y के जो गुणांक है, या तो y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम बराबर करें तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें समीकरण 2 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम x वाले गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में। तो जब आप 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाले समीकरण 1 में, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 3 का इसमें होगा 3 3 का 9y बराबर 5 3 15 हो जाएगा। समीकरण में इसको 3 मान लेते हैं। 2 का इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस 2 का इसमें होगा गुणा, 2 दूनी 4y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 बना लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 में को, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो जब आप घटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आपका घट के 0 हो जाएगा। 9y में से 4y जाएगा, घटेगा तो कितना, 5y बचेगा। अब यहाँ 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका 5 इधर गुणा उधर जाएगा भाग, यानी 5/5 यानी 1, यानी y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप रखोगे समीकरण 1 में तो क्या समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 5 है। एक रखिए यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 गुणे y का मान 1 रखेंगे, 1 बराबर 5, तो 2x प्लस 3 एकम 3 बराबर 5। तो आपका आ जाएगा 2x बराबर 3 इधर जाएगा, 5 माइनस 3, 2x बराबर 5 में 3 जाएगा 2। अब यहाँ देखते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2/2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, x बराबर 1। मतलब कहने का मतलब आपका x का मान और y का मान दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। तो ये 3 टॉपिक है, यही पढ़ना है। बाकी आपको अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है।